नरेंद्र मोदी, एक ऐसा नाम जो आज भारतीय सियासत की सबसे बड़ी पहचान बन गया है। उनकी कहानी किसी फिल्म की तरह लगती है ना? एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान से शुरू होकर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना। लेकिन इस कमाल के सफर के पीछे की असल कहानी क्या है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक लाइन शायद नरेंद्र मोदी की पूरी पॉलिटिकल स्टोरी को एक ही वाक्य में बयां कर देती है। देखिए, एक तरफ है उनके समर्थक जो उन्हें एक ऐसा युग पुरुष मानते हैं जिसने भारत को बदल कर रख दिया, और दूसरी तरफ है उनके आलोचक जो उनके नेतृत्व को देश के लिए एक खतरा बताते हैं। पूरी कहानी इन्हीं दो सिरों के बीच घूमती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण बैकग्राउंड से आया लड़का सियासत की सीढ़ियां चढ़ता है। गुजरात में उनका दौर, विकास और विभाजन इन दो पटरियों पर कैसे चला, फिर वो दिल्ली कैसे पहुंचे और प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी नीतियां देश को कहां ले गईं, और हाँ, आखिर में ये सवाल कि उनकी विरासत क्या होगी। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, उस दौर से जहां नरेंद्र मोदी की राजनैतिक सोच की जड़ें हैं। उनका बचपन और जवानी ही वो जमीन थी जिस पर उनके भविष्य की पूरी इमारत खड़ी हुई। यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो है आरएसएस का असर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत बड़ा हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है जो अनुशासन और विचारधारा पर जबरदस्त जोर देता है। सोचिए, 8 साल की उम्र में उससे जुड़ना और फिर अपनी पूरी जवानी एक प्रचारक के तौर पर लगा देना। इसी ट्रेनिंग ने मोदी के व्यक्तित्व और उनकी राजनीति की दिशा तय कर दी। जब वो बीजेपी में आए तो शुरुआत में वो पर्दे के पीछे वाले खिलाड़ी थे, लेकिन उनकी पहचान एक माहिर रणनीतिकार के तौर पर बनी। चाहे वो छोटे मोटे चुनाव मैनेज करना हो या आडवाणी की राम रथ यात्रा जैसे बड़े इवेंट्स को सफल बनाना, उन्होंने ये साबित कर दिया कि वो चुनावी राजनीति की नब्ज पकड़ना जानते हैं। और इसी काबिलियत ने उन्हें पार्टी में आगे बढ़ाया। और फिर आता है साल 2001, एक ऐसा साल जिसने मोदी को पर्दे के पीछे से निकालकर सीधे गुजरात की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा दिया। ये वो दौर था जिसने उन्हें बनाया भी और उन पर वो सवाल भी खड़े किए जो आज तक उनका पीछा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री बनते ही मोदी का एक ही विजन था, गुजरात को भारत के ग्रोथ इंजन के तौर पर दुनिया के सामने पेश करना। उन्होंने डेवलपमेंट और बिजनेस का एक ऐसा नैरेटिव बनाया जो गुजरात की सीमाओं को पार करके पूरे देश में गूंजने लगा। ये था गुजरात मॉडल। इसका सीधा सा फोकस था, बिजनेस के लिए नियम आसान करो, कंपनियों के लिए दरवाजे खोलो और इन्वेस्टमेंट लाओ। और सच कहूं तो आंकड़े वाकई असरदार थे। लेकिन इसी चमकती तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी था, खासकर जब बात हेल्थ और एजुकेशन जैसे सोशल इंडिकेटर्स की आती थी जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया गया। गुजरात मॉडल की इस तेज रफ्तार कहानी के बीच एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा दाग जो आज भी मोदी के राजनीतिक करियर का सबसे विवादास्पद चैप्टर बना हुआ है। गोधरा में ट्रेन जलने की घटना के बाद पूरा गुजरात दंगों की आग में झुलस गया। मोदी सरकार पर यह इल्जाम लगे कि उन्होंने दंगों को रोकने के लिए वो नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी ने उन्हें सीधे तौर पर दोषी नहीं पाया, लेकिन उस एसआईटी की रिपोर्ट पर भी कई सवाल उठे। इस एक घटना ने मोदी की छवि को हमेशा के लिए बदल दिया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे 1000 से ज्यादा जिंदगियों की कहानियां हैं जो हमेशा के लिए खत्म हो गईं। उन परिवारों की कहानियां हैं जो उस हिंसा में तबाह हो गए। तो क्या गुजरात मॉडल कामयाब था? ये इस पर डिपेंड करता है कि सवाल किससे पूछा जा रहा है। समर्थकों के लिए ये आर्थिक तरक्की का एक शानदार उदाहरण था, तो आलोचकों के लिए ये एक ऐसा विकास था जिसने समाज के एक बड़े हिस्से को पीछे छोड़ दिया था। गुजरात के इसी मिले जुले तजुर्बे को लेकर नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की तरफ अपना रुख किया, और 2014 का चुनाव सिर्फ एक आम चुनाव नहीं था। ये भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारों के लंबे दौर के खत्म होने का ऐलान था। ये कैंपेन बीजेपी के लिए भी कह सकते हैं थोड़ा अलग था, क्योंकि इस बार पूरा फोकस किसी पार्टी या विचारधारा पर नहीं बल्कि एक चेहरे पर था, नरेंद्र मोदी। उन्होंने खुद को एक ऐसे मजबूत और फैसले लेने वाले नेता के तौर पर पेश किया जिसकी भारत को उस वक्त सख्त जरूरत थी। और नतीजे किसी सियासी भूकंप से कम नहीं थे। 30 साल में पहली बार किसी एक पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिला था। बीजेपी ने अकेले ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया और कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास की सबसे बुरी हार पर सिमट गई। ये थी मोदी लहर।
प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक कई बड़े और साहसिक फैसले लिए, ऐसे फैसले जिन्होंने देश पर गहरा और स्थायी असर डाला। लेकिन इन फैसलों पर आज भी जोरदार बहस होती है। उन्होंने अर्थव्यवस्था को बदलने के लिए बड़े कदम उठाए, जैसे मेक इन इंडिया, ताकि ज्यादा चीजें भारत में बने। फिर आया नोटबंदी का वो बड़ा फैसला, और उसके बाद जीएसटी। ये बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव थे, लेकिन इनके नतीजे मिले जुले रहे। जहां कुछ चीजें बेहतर हुई, वहीं नोटबंदी जैसे फैसलों ने अर्थव्यवस्था को एक बड़ा झटका भी दिया। इकोनॉमी के साथ साथ सरकार ने अपने वैचारिक एजेंडे पर भी तेजी से काम किया, जैसे कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना या फिर CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून लाना। ये बीजेपी और आरएसएस के दशकों पुराने वादे थे। इन कदमों ने उनके समर्थकों में जोश भर दिया, लेकिन साथ ही देश भर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों की वजह भी बने। इसी दौरान एक शब्द बहुत सुनाई देने लगा, डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग। इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में कहें तो लोकतंत्र की क्वालिटी में गिरावट। आलोचकों का कहना है कि विपक्ष के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल बढ़ा, मीडिया पर दबाव बढ़ा और सरकार से असहमति रखने वाली आवाजों को दबाने की कोशिशें हुई। विदेश नीति में भी एक बड़ा बदलाव दिखा। मोदी ने भारत को दुनिया के सामने एक मजबूत देश के तौर पर पेश किया। उन्होंने अमेरिका से लेकर सऊदी अरब तक दुनिया भर के नेताओं से सीधे रिश्ते बनाए और पाकिस्तान को लेकर एक ज्यादा सख्त रवैया अपनाया। इन कदमों ने ग्लोबल स्टेज पर भारत की प्रोफाइल को जरूर बढ़ाया। तो इन सब के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आखिर नरेंद्र मोदी को कैसे याद किया जाएगा? उनकी विरासत क्या है? और ये सवाल हमें एक ध्रुवीकरण करने वाले व्यक्तित्व की कहानी पर वापस ले आता है। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी आलोचना, इतने विवाद, और दूसरी तरफ देश के अंदर उनकी व्यक्तिगत लोकप्रियता जबरदस्त है। सर्वे लगातार यही दिखाते हैं कि एक बहुत बड़ा तबका उन्हें एक मजबूत और असरदार नेता मानता है। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ एक मजबूत निर्णायक नेता की छवि है जो दशकों की सुस्ती तोड़कर भारत को आगे ले जा रहा है, तो दूसरी तरफ एक ऐसे लीडर की जिन पर सत्तावादी होने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने के आरोप हैं। शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है। तो इतिहास नरेंद्र मोदी को किस तरह देखेगा? एक ऐसे सुधारक के तौर पर जो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले गए, या एक ऐसे नेता के तौर पर जिन्होंने देश के सेक्युलर ताने बाने को हमेशा के लिए बदल दिया? इस सवाल का जवाब शायद अभी भविष्य में छिपा है, और इस पर बहस वो तो यकीनन दशकों तक चलती रहेगी।